हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके एक नए वीडियो पर। आज के इस वीडियो में 1857 की विद्रोह कह लो, क्रांति कह लो, पूरे इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका परिणाम क्या था, शुरुआत कहां से हुआ, सभी को जानने वाले हैं। ठीक, तो टॉपिक रहने वाला है 1857 का विद्रोह। और इसमें देख लेते हैं क्या है कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का युगांतकारी मोड़ था, ये देख लेते हैं। और इसमें क्या है कि यह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बिल्कुल, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक हस्तक्षेप के खिलाफ दशकों से संचित जन आक्रोश का विस्फोट था। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक साल दो साल का परिणाम नहीं था। ऐसे जो पिछले 100-200 सालों में जो अंग्रेजों के खिलाफ की तरफ से जुल्म हुआ यहाँ के किसानों पर, वो गुस्सा फूटा था। ठीक है, जो कि 1857 की क्रांति में देखने को मिला है। तत्कालिक कारण भी रहे हैं मंगल पांडे की तरफ से, उसको भी जानेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि विद्रोह के बहुआयामी कारण, है ना, कौन कौन सा ऐसा कारण रहे थे जिसके कारण विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले विद्रोह की पृष्ठभूमि लंबे समय से तैयार हो रही थी। ठीक, मतलब कि ये 1857 क्रांति न तो एक दिन में अचानक हुआ और न तो ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत समय से ये होते चल रहा था। जैसे कि अंग्रेज़ों के थ्रू बहुत सारे लॉ बनाए गए थे। ठीक है, किसानों से अत्यधिक कर लिए जा रहे थे, किसान परेशान थे, भूखे मर रहे थे। कहीं ना कहीं एक बार न एक बार तो गुस्सा ही फूटना ही था। ठीक है, और इसी समय फूटा था। आगे बढ़ते हैं। इसे समझने के लिए विभिन्न आयामों को देखना पड़ता है। जैसे कि क्या हुआ था, आर्थिक कारण में देख लेते हैं तो अत्यधिक भू राजस्व यानी कि अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाओं ने किसानों पर कर का भारी बोझ डाल दिया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्ती पता है क्या था? जैसे कि एक टैक्स प्रणाली चला था, जमींदारी प्रथा। ठीक है, जमींदारी प्रणाली, उसमें क्या था कि जमींदार जो होते थे वो टैक्स वसूलते थे, जमींदार, और उसको 10 साल के लिए अस्थाई कर दिया गया। उसी का नाम हो गया था अस्थाई बंदोबस्ती। रैयतवाड़ी आया था, फिर महालवाड़ी। इसी प्रकार से सब टैक्स सिस्टम है। तो अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी पे अलग से सेपरेट वीडियो ला दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि विऔद्योगीकरण, यानी कि ब्रिटेन के मशीन निर्मित कपड़ों के आयात और भारतीय उत्पादों पर भारी शुल्क के कारण पारंपरिक हस्तशिल्प और बुनकर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। जैसे कि यहाँ से कच्चे माल खरीद कर जो अंग्रेज हुआ करते थे वो ले जाते थे अपने देश, वहाँ से कपड़े बनाते थे, भारत में बेचते थे। ठीक, धीरे धीरे ऐसे करते करते क्या हो गया ना कि भारत जो कि कपड़े का निर्माण में प्रथम था वो पिछड़ गया, है ना। जो कला था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और ऊपर से जो भारतीय लोग बनाते थे दूसरे देश में काफ़ी टैक्स बढ़ा के लिया जाता था, तो महंगा बिकता था। महंगा मिलने के वजह से वहाँ कोई इसको परचेस नहीं करता था, खरीद ही नहीं पाता था, क्योंकि महंगा हो जाता था। कृषि का व्यवसायीकरण हो गया था, मतलब कि खाद्यान्नों के साथ स्थान पर नगदी फसलें उगाई जाने लगी थी। नगदी फसलों पे ध्यान देने जाने लगा था। जैसे कि नील हो गया, अफीम हो गया, गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, इसको नगदी फसल कहते हैं, मतलब कि कैश क्रॉप्स कहते हैं। इस पे ध्यान दिया जाने लगा, जिससे क्या होने लगा ना कि जो गेहूं होता है, चावल होता है, इसका उत्पादन कम हो गया और नगदी फसल बढ़ गया। नगदी फसल जब बढ़ेगा तो क्या होगा ना कि जब सुखाड़ आएगा या फिर कोई आपदा आएगी तो क्या होगा कि आपके पास कोई बैकअप ही नहीं रहेगा। बैकअप नहीं रहेगा तो भूखमरी आएगी, किसान मरेगा। ठीक है, ये भी एक कारण था कि जबरन उत्पादन से अकाल की बारंबारता बढ़ी थी। ठीक है, क्योंकि आदमी नील, अफीम, कॉटन ये सब खा के तो रहेगा नहीं। ठीक है, और इनाम आयोग आता है 1852 का। इसके तहत लगभग 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया गया था, जिससे जमींदार वर्ग भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ कारण देखते हैं। राजनीति और प्रशासनिक कारण की अगर देखें तो इसमें आता है डलहौजी का व्यापगत का नीति। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या हो गया था कि इसके तहत सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर का विलय कर लिया था।
ठीक है, विलय कर लिया गया था इंग्लिश एम्पायर में। ठीक, और सबका डेट यहाँ पर मेंशन कर लिया गया है। कुशासन का आरोप लगा दिया गया था अवध पर। देखिए 1856 में अवध को कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह को निर्वासित करने से अवध की जनता क्या हो गई थी, काफी वहां की सैनिकों में गहरा असंतोष था, जनता दुखी थी, है ना। और उच्च पदों से अलगाव के बारे में देख लेते हैं तो प्रशासन में भारतीयों को केवल अधीनस्थ पद जैसे कि सूबेदार या क्लर्क ही दिया जाता था। ठीक है, उच्च प्रशासनिक और सैन्य पद केवल यूरोपीय लोग के लिए आरक्षित रहते थे। ठीक, मतलब कितना भी योग्य है, अगर आप भारतीय थे तो आपको ऊंचे पद पे जाने का मौका नहीं मिलेगा, सूबेदार या क्लर्क तक ही आप सीमित रहेंगे। ठीक, चाहे आप चाहे कितने टैलेंटेड हों। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अवध का विलय हो गया था 1856 में। सामाजिक और धार्मिक कारण देख लेते हैं इसका। तो इसमें आ जाता है सबसे पहला ईसाई मशीनरियों की गतिविधियां। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की छूट मिल गई थी। चार्टर एक्ट आपको याद हो गया 1813 में आया था और कहा गया था कि हर एक 20 वर्षों के बाद लाया जाएगा, है ना। तो 1813 में आया था, फिर बाद में 1833 में आएगा, फिर 20-20 वर्षों के बाद आता रहेगा। ठीक, तो चार्टर एक्ट ये सब क्या है, आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में सब डाल दिया जाएगा, जिससे भारतीयों में यह डर फैल गया था कि अंग्रेज उनका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक, हो भी रहा था। अब आता है लेक्स लोकी कानून आया था 1850 में। तो इस धार्मिक अक्षमता अधिनियम के तहत धर्म परिवर्तन करने वाले ईसाई बनने वाले व्यक्ति को भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ठीक है, मतलब कि जो धर्म अपना लेंगे ना ईसाई, उनको रियायत दी जाएगी, ये बात है। सामाजिक सुधार के बारे में देखेंगे तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को रूढ़िवादी भारतीयों ने अपनी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप माना था। इनको लग रहा था कि हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये भी एक कारण था 1857 के विद्रोह को बढ़ावा देने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैन्य कारण में देख लेते हैं। सैन्य कारण में देख लेते हैं तो इसमें क्या था ना कि भारतीय जो सैनिक होते थे उनके साथ बहुत भेदभावपूर्ण रवैया रहता था। ठीक है, भेदभावपूर्ण व्यवहार, जैसे भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन भत्ता मिलता था और पदोन्नति के अवसर ना के बराबर होते थे। ठीक है, मतलब कि जो प्रमोशन होता है वो एकदम ना के बराबर होता था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 आया था। इसके तहत क्या होता है कि सैनिकों के लिए समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, और तत्कालिक हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता था। मतलब उस समय हिंदुओं में मान्यता थी कि समुद्र पार अगर आप नहीं कर सकते हैं ना, जैसे कि अगर यहाँ पे बर्मा पड़ता है, ठीक है, जैसे ये भारत का इलाका है तो यहाँ पे बर्मा पड़ता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता था कि बर्मा से युद्ध करना था अंग्रेजों को, तो यहाँ पे एक इलाका है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे बैरकपुर छावनी लगता है, उसको समुद्र पार करके बर्मा जाना था ताकि युद्ध लग सके बर्मा से। ठीक है, यहाँ पे एंग्लो बर्मा युद्ध वॉर चल रहा था। सैनिक क्या कर दिए थे कि जाने से मना कर दिए थे, और यहाँ पे मेन मुद्दा फंसता है, तत्कालिक कारण फंसता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उस समय का हमारा मान्यता था, हिंदुओं में मान्यता था कि समुद्र पार नहीं कर सकते, अगर समुद्र पार करते हो तो आपका धर्म क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। ये बात है, जिस कारण जो हिंदू सैनिक थे वो जाने से मना कर दिए थे। अवध के सैनिकों की संख्या के देख लेते हैं तो ब्रिटिश सेना में एक बड़ी संख्या लगभग 75,000 अवध के सैनिकों की थी। अवध के विलय के बाद इन सैनिकों में गहरा असंतोष था, क्योंकि अवध का विलय कर लिया गया था इंग्लिश एम्पायर में। ठीक है, देख सकते हैं ये इलाका ग्रीन विलय कर लिया था कुशासन के आधार पर। देख सकते हैं कि अवध का विलय 1856 में, अवध का विलय 1856 में, 56 के बाद ब्रिटिश सेना में अवध के सैनिकों में गहरा असंतोष था। ठीक है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं तत्कालिक कारण पे, जो चिंगारी
का काम करता है, समझे, क्योंकि मसाल वसाल तो पहले से फिट हो गया था। तत्कालिक कारण ये बना था कि पहले एक एनफील्ड राइफल आ गया था, ठीक है, पहले जो चलता था वो अलग राइफल था, लेकिन इस नई राइफल के कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था और सेना में अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस की ग्रीस जो थी वो गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग करके बनाया गया था। तो गाय से तो हिंदू आहत हो गए और सूअर से मुस्लिम आहत हो गए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की धार्मिक भावनाओं को सीधे आहत हो रही थी। ठीक, दोनों जो सेनाएं थी वो यूज करने से मना कर दिए थे। ये जो एनफील्ड राइफल आई थी, यह छोटी सी चिंगारी पूरे देश में फैल गई, जन आक्रोश की ज्वाला बन गई थी। ठीक है, ये बात है। आस्था पे चोट हुआ था, ये देख सकते हैं, विद्रोह की ज्वाला को और प्रचंड कर गई। ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बात जो बताए थे अभी कि हिंदू में गाय की मान्यता होती है, सूअर में उसको हराम माना जाता है इस्लाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का घटनाक्रम और प्रसार के बारे में देख लेते हैं क्या हुआ था। शुरुआत करते हैं हम लोग सब 29 मार्च 1857 से। ठीक है, और कहाँ से, तो बंगाल में एक इलाका पड़ता है बैरकपुर, और बैरकपुर छावनी, छावनी कहने का मतलब जहाँ पे सेना यानी कि फौज यानी कि सेना जो युद्ध के लिए जाते हैं वो रुकते हैं, उसको छावनी कहते हैं। तो बैरकपुर छावनी में 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही जो थे मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था और सीनियर अधिकारी पे हमला कर दिया। उन पे दबाव बनाया जा रहा था मंगल पांडे पे। ठीक है, हमला कर दिया। अच्छा, उनका नाम नहीं याद रखिएगा कि बाघ नाम था उनका, बाघ। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दिया गया, है ना। बाघ जो थे उसको मार दिया था मंगल पांडे, और 8 अप्रैल 1857 को इनको पकड़ के फांसी दे दिया गया। विस्फोट होता है। वास्तविक विद्रोह जो होता है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है, और यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर अपने अधिकारियों को गोली मार दी और दिल्ली की ओर क्या कर दिए, कूच कर दिए, बढ़ गए दिल्ली की ओर। देख सकते हैं, दिल्ली पे अधिकार करते हैं। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्रांति के प्रमुख नेता और दमनकर्ता, मतलब क्रांति हुआ कहाँ पे, कौन बड़े नेता थे और उनके दमनकर्ता कौन थे। ठीक है, तो दिल्ली में देखते हैं, तो दिल्ली में आता है सबसे पहले बहादुर शाह द्वितीय, जो कि बहादुर शाह जफर जो थे मुगल बादशाह, उनका नेतृत्व रहा था दिल्ली में। लेकिन वास्तविक हम लोग मानते हैं जनरल बख्त खान को, क्योंकि सैन्य कमान इन्हीं के हाथों में था। और जो दमनकर्ता थे वो 2 व्यक्ति का नाम याद रख लेंगे, जॉन निकोलसन और हडसन। ये दोनों ही विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। कानपुर में देख लेते हैं तो नाना साहेब थे। नाना साहेब को ही एक धोंदू पंत भी कहा जाता है, और तात्या टोपे थे। इनका नाना साहेब का हेल्प किए थे तात्या टोपे, और इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग नाम था। ठीक है, यहाँ दमन करता थे कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था वो इनके नेतृत्वकर्ता जो थे बेगम हजरत महल थे, और इसके भी दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल ही हुए। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज इसके दमनकर्ता थे। बिहार के जगदीशपुर से आरा एक इलाका है बिहार में, वहाँ एक जगह है जगदीशपुर, वहाँ से कुंवर सिंह जो थे और अमर सिंह, ये 2 व्यक्ति नेतृत्व करते हैं इस विद्रोह का। यहाँ भी दबा दिया जाता है विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा। फैजाबाद के बारे में तो मौलवी आते हैं, मौलवी अहमद दुल्लाह, और इनको दमन कर दिया गया था जनरल रेनार्ड के द्वारा। इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली थे, कर्नल नील के द्वारा दमन कर दिया गया था। बरेली में खान बहादुर खान थे, और कैंपबेल कॉलिन कैंपबेल दमन करता रह गए। यहाँ पे विद्रोह को दबा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह की विफलता के कारण के बारे में अगर चर्चा करें कि इतना बड़ा विद्रोह था, विफल क्यों हो गया, तो सीमित भौगोलिक प्रसार था। यानी कि विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर
और मध्य भारत जैसे गंगा के मैदानों तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत, पंजाब, सिंध, बंगाल इस विद्रोह से काफी हद तक अछूते रहे। ठीक है, क्योंकि उस समय तक 1857 तक आते आते ब्रिटिश एम्पायर बहुत पावरफुल हो गया था। जब तक पूरा भारत एकजुट नहीं होगा, ये जितने सारे वर्ग एकजुट नहीं होंगे, कैसे उस पावर को हराया जा सकता था, है ना। तो कुछ ही वर्ग आए थे जिसमें पढ़े लिखे जो मध्यम वर्ग थे वो तो भाग ही नहीं लिए थे। बहुत सारे कुछ राजा भी थे जो अंग्रेजों के सपोर्ट में आ गए थे। ठीक है, अब आते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और संगठन का अभाव। तो विद्रोहियों के पास कोई ठोस दीर्घकालिक योजना या दूरदर्शिता नहीं थी। बहादुर शाह जफर एक कमजोर और वृद्ध नेता थे, क्योंकि बूढ़ा हो गए थे, जो कुशल नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ रहे थे। ठीक है, देखिए कोई भी विद्रोह तभी सफल होगा जब आपका नेता जो होगा वो दूरदर्शी होगा, है ना। चलिए, सिद्धांत और भविष्य के दृष्टिकोण की कमी देख लेते हैं। तो विद्रोहियों के पास ब्रिटिश शासन को हटाने के बाद देश चलाने के लिए कोई वैकल्पिक राजनीति या आर्थिक खाका यानी कि ब्लूप्रिंट नहीं था। वह पुनः सामंतवादी व्यवस्था की ओर लौटना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि इनके पास उनके जैसा मॉडर्न हथियार भी नहीं थे। ठीक है, जो कि अंग्रेजों के पास था। वो भी बहुत बड़ा कारण था इनके विद्रोह के विफल होने का। भारतीय वर्गों का असहयोग देख लेते हैं। तो बड़े जमींदार जैसे कि हैदराबाद हो गया, हैदराबाद के निजाम हो गए, ग्वालियर, सिंधिया, इंदौर, होलकर जैसे राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी। डलहौजी की बात करें तो डलहौजी कहता है कि तूफान में तरंग रोधक के तरह ये काम किए थे। जितने भी थे ना, इनका हेल्प किए थे। तो डलहौजी का एक स्टेटमेंट याद रख लेंगे, ये कहता है कि इनका हेल्प जो है तूफान में जैसे तरंग रोधक होते हैं वैसे ही हमारे लिए काम किए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त यानी कि मध्यम वर्ग और व्यापारी भी विद्रोह से दूर रहे थे। संसाधनों की असमानता के बारे में देख लेते हैं। तो अंग्रेजों के पास मॉडर्न एलिमेंट्स थे, आधुनिक हथियार जैसे इन्फेंट्री राइफल थे, रेल थे और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यानी कि त्वरित संचार की जैसी तकनीकें इनके पास थी। जैसे कि अगर रेल का विकास हो गया था उस समय आते आते, तो कहीं भी सेना को पहुंचाना है विद्रोह को दबाने के लिए तो आसानी से कुछ ही घंटों में पहुंचाया जा सकता है। टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के तहत समाचार भेजा जा सकता है। विद्रोह देख लेते हैं। तो लेकिन दूसरे तरफ जो इंडियंस लोग जो थे वो विद्रोह कैसे करते थे, तलवार, भाले और पारंपरिक हथियार पर निर्भर थे, जिस कारण गोली के सामने थोड़ी तलवार टिकेगा, वही बात हो रही थी। विद्रोह का स्वरूप जो थे, वैचारिक दृष्टिकोण अगर देख लिए तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में तीव्र मतभेद हैं। मुख्य जो विचार थे वो इस प्रकार हैं कि देखिए नीचे दिया गया है। तो विद्रोह का स्वरूप देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, इतिहासकारों में तीव्र मतभेद है। जैसे सैनिक विद्रोह, कुछ कहते हैं जैसे कि सिपोई म्यूटिनी कहते हैं, जैसे जनरल जो जॉन लॉरेंस सीले और टी.आर. होम्स थे, वो कहते हैं कि स्वार्थी सैनिकों का एक दंगा था, कोई जन समर्थन नहीं था, और ये इस विद्रोह को सिपोई म्यूटिनी कहते हैं। ठीक है, एक सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष, टी.आर. होम्स एक किताब भी लिखते हैं। ठीक है, कहते हैं कि श्वेत सभ्यता और भारतीय बर्बरता के बीच संघर्ष। ठीक है, और जो L.E.R. रीज थे वो कहते हैं कि धार्मिक युद्ध था ये, मतलब कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। फिर आता है कि सर जेम्स आउटरम और W. टेलर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ये ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने के लिए किया गया एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। इस विद्रोह के बारे में अपनी अपनी विचार प्रकट करते हैं। अब भारत के प्रथम जो वीडी सावरकर हैं ना, विनायक दामोदर सावरकर, ये इसके बारे में लिखते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। इसके पीछे एक पुस्तक भी लिखते हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, भारत की आज़ादी के लिए लड़ा गया पहला सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, है ना। R.C. मजूमदार लिखते हैं सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट्स ऑफ 1857, ये पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, और S.N. सेन का मत है कि 1857 एक बुक पब्लिश करते हैं। ठीक है, सरकारी इतिहासकार थे डॉक्टर S.N. सेन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद्रोह के परिणाम क्या हुए थे। ठीक, जिससे कि कोई भी काम होता है तो उसका इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसका क्या पड़ा था।
तो कुछ बहुत काफ़ी अच्छा भी इम्पैक्ट पड़ा था, जैसे कि भले ही विद्रोह विफल रहा लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश शासन के ढांचे को हिला कर रख दिया था और इससे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए थे, जैसे कि प्रशासनिक परिवर्तन क्राउन के शासन में चला गया था। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था वो हट के वाइसरॉय यहाँ पे आ गया था। ठीक है, मतलब कि अब कंपनी का शासन होता है अंत और भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हो जाता है। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया। महारानी की उद्घोषणा आती है 1 नवंबर 1858 को। इलाहाबाद में मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इसके तहत क्षेत्रीय वित्त नीति यानी कि व्यापकता का सिद्धांत को त्याग दिया गया और भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया था। अब ये क्या है, तो ऐसा था ना कि भारतीय राजा का अगर कोई अपना पुत्र नहीं है तो उसका जो गोद लिया हुआ बेटा है वहां पे राज्य स्थानांतरित नहीं होगा, ब्रिटिश एम्पायर पे मिला लिया जाएगा। ये भी एक बड़ा कारण था विद्रोह के होने का, जो कि अब यहाँ पे 1800 मिंटो पार्क में जो कैनिंग घोषणा पत्र पढ़ा उसमें यह बताया था कि भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया। अब मतलब कि अगर वो मर भी जाएगा या वो किसी कारणवश नहीं भी रहेगा तो उसका जो संपत्ति है, जो राज्य है, उसके गोद लिए हुए बेटे को भी स्थानांतरित कर दिया जाएगा। न्याय प्रशासनिक ढांचा को देख लेते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। उनकी जगह पे भारत सचिव यानी कि सेक्रेटरीट फॉर इंडिया, स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद सृजित किया गया था। मतलब कि अब भारत के बारे में जो भी निर्णय लेगा वो भारत का सचिव लेगा। भले भारत सचिव नाम था लेकिन होते थे दूसरे लोग। ठीक है, जिसकी सहायता से 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल बनाई गई थी। वाइसराय का पद आया था। भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय यानी कि क्राउन का सीधा प्रतिनिधि, देखिए वाइसरॉय, वाइस का मतलब होता है एक पद नीचे, जैसे नहीं कहते प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब एक पद नीचे, उसी का प्रतिनिधि। रॉय का मतलब होता है रॉयलिटी, ठीक, यानी कि राजा या फिर रानी का प्रतिनिधि। ठीक है, वाइसरॉय का पद यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय यानी कि क्राउन का सीधा प्रतिनिधि कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने थे। ठीक, इतना याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति सैन्य पुनर्गठन और प्रभाव के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या प्रभाव रहा इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पील कमीशन 1858 में आता है। सेना के पुनर्गठन के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसके सुझाव पर सेना में फूट डालो और राज करो की नीति लागू की गई थी। अनुपात में बदलाव कर दिया गया था। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सेना का अनुपात 1:2 रखा गया था। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1:3 निश्चित किया गया था। जातीय अलगाव के बारे में देखते हैं, क्योंकि देखिए यूरोपीय सेना को इसलिए बढ़ा दिया गया था कि भारतीय सेना थे तो विद्रोह कर दिए थे 1857 की क्रांति में। अगर उनका अनुपात ज़्यादा रहेगा यूरोपियों का तो विद्रोह करने से भी उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जातीय अलगाव में देखते हैं तो सेना में रेजिमेंट का गठन अब जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर किया जाने लगा, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ताकि जाति के नाम पे लोगों को बांटा जा सके। ठीक है, लोग एकजुट ना हो सके आसानी से, ये बात रहा था। राजनीतिक पदों पर नियंत्रण, तोपखाने और आधुनिक हथियार वाले विभागों को पूरी तरह से यूरोपीय सैनिक के नियंत्रण में रखा गया था। भारतीयों को वहां से दूर कर दिया गया था ताकि फ्यूचर में ऐसा विद्रोह हो तो बचा जा सके। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को देखते सांप्रदायिक सौहार्द, और इसके बाद देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। तो 1857 के विद्रोह ने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरक और प्रतीक का काम किया था। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह लोक नायक बन गए थे। पीढ़ियों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। आज का वीडियो हमारा यहीं तक होने वाला है। शुक्रिया।